क्या वजह है आखिर देवास में कि यहाँ पर महल की सियासत इतनी हावी होती है कि कांग्रेस उसे हिला नहीं पाती? राजनीतिक कुशलता का आशय यहाँ पे दो तरह से है। एक तो कांग्रेस में यहाँ फूट दिखाई देती है। कौन से मुद्दे रहते हैं यहाँ पे? बड़े मुद्दे प्रभावित करेंगे या स्थानीय मुद्दे प्रभावित करते हैं चुनाव को? देवास में सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा है, जिसके लिए हमें 35 किलोमीटर दूर परिवहन कर जाना पड़ता है। बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर पाए शिवराज सिंह चौहान को, ताकि सरकार विरोधी भावना एंटी इनकम्बेंसी हावी न हो जाए। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और है। 3.31 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन सब योजनाओं में गालम पेल करके जनता के मत्थे मढ़ दिया गया है। हाँ, वो मैंने सुना कि वो खसका दिया फ्लाईओवर खसका दिया, लेकिन पेपर पे आज भी वो वही है जहाँ होना चाहिए था। अच्छा, जैसे नियुक्तियों की बात हो रही है, पटवारी घोटाला आपके सामने है। बिल्कुल, जो लोग ऑलमोस्ट जो भर्तियां निकलती है, उस भर्तियों को टाइमिंग इतना एक्सटेंड कर दिया जाता है कि बेचारे की उम्र ही खत्म हो जाती है एक समय पे। अरे अभी इस चुनाव में भी ये प्रदीप चौधरी ऐतिहासिक हार हारेगा, देवास का रिकॉर्ड तोड़ेगा। जी हाँ, चुनाव में चलेगा सिर्फ दिल लपेटा। तो दिल लपेटा यात्रा अपने सफर में आप पहुंची है मां चामुंडा की नगरी देवास में। जी हाँ, देवास जहां पर भारतीय जनता पार्टी का 3 दशकों से कब्जा है। यूं कहें कि महल की सियासत इतनी हावी है कि उस किले को कोई भेद नहीं पाता। गायत्री राजे पंवार लगातार यहां से जीत रही है। उसके पहले पति तुगोजीराव पंवार जीतते थे। देवास में लगभग 2,73,000 मतदाता हैं। और लपेटा यात्रा जो आप देख रहे हैं हमारे दोनों चैनल द लपेटा पर और लोकतंत्र पर देख सकते हैं। देवास हम पहुंचे हैं। देवास में तमाम बुद्धिजीवी, तमाम नेताओं का एक अड्डा है, ICH इंडियन कॉफ़ी हाउस। लगभग 1990 में बना था। ये ठीक सयाजी द्वार के सामने है। और अगर हम बात करें तो यहाँ जमावड़ा रहता है पत्रकारों का। बात केवल देवास की नहीं, पूरे देवास ज़िले की है। बात सोनकच्छ की भी है, जहाँ से सज्जन सिंह वर्मा मैदान में है। तो बात खातेगांव की भी है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी वो मैदान में है। तो देवास किस लिहाज से अगर हम देखें तो मालवा के जिन ज़िलों में सबसे ज़्यादा नज़र है उनमें से देवास एक है। तो आज देवास में हम मौजूद हैं और हमारे साथ देवास के तमाम पत्रकार, गैर राजनीतिक शख्सियत मौजूद हैं। नेता नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि नेता वही बातें करते हैं, जहाँ जाते लगभग वही बातें होती है, वही दावे होते हैं। लेकिन जब पत्रकारों से हम नब्ज़ टटोलते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर असल मुद्दे क्या हैं, जनता सोचती क्या है। अगर कहीं पर 30 साल से एक ही राज परिवार का कब्जा है तो क्यों है। हम अपनी यात्रा में बहुत जगह देखेंगे कि कई जगहों पर हमने राज परिवारों का कब्जा होता है। आप देवास की बात करें, राघोगढ़ की बात करें, वहाँ दिग्विजय सिंह के परिवार का कब्जा है। आप अगर ग्वालियर चंबल जाते हैं तो वहाँ सिंधिया है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, जैसे पुष्पराज सिंह का परिवार रीवा में, राज परिवार सियासत में उतरे अपने शासन जाने के बाद जब लोकतंत्र आया। तो यहाँ पर अगर वो 30 साल तक टिके हैं तो उसकी वजह क्या है। तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले व्यास जी, आप तो लंबे समय तक दैनिक भास्कर में रहे। आप आपका स्वयं का वो है जो मेरी बातचीत हो रही थी। हम लोग तो अभी भी मानते हैं कि हम लोग सतही काम करते हैं। मैंने टीवी में इतने साल काम किया, लेकिन हमारा तो बड़ा अटूट विश्वास है आज भी कि हमारा काम सतही होता है, प्रिंट मीडिया का काम असल होता है। आपने यहाँ पर सियासत की बुनियाद को देखा होगा, बनते हुए भी, चलते हुए भी। क्या वजह है आखिर देवास में कि यहाँ पर महल की सियासत इतनी हावी होती है कि कांग्रेस उसे हिला नहीं पाती? नहीं, इसमें यदि मूल केंद्र में हम जाते हैं तो देवास में यदि पिछले कुछ सालों का विश्लेषण करते हैं तो विकास को यहाँ पे केंद्र में रखा गया है और विकास कार्यों के कारण ही ये मजबूती है। हालांकि इस बार विपक्ष की ओर से एक जो लहर बनी हुई है, बराबरी की टक्कर की जो बात आ रही है, लेकिन अब इसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सामने, उनकी ये राजनीतिक कुशलता पर निर्भर करेगा कि इस माहौल को वो कितना भंजा पाते हैं। कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी को उतारा है। अब ये नया टिकट है, लेकिन इसमें मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये जो माहौल है ये उनकी राजनीतिक कुशलता पर निर्भर करता है कि वो इस माहौल को कितना भजा पाते हैं। नहीं, कुशलता से मतलब क्या? जब मैं कहीं पर देखता हूँ कुशलता का मतलब मैनेजमेंट होता है, तो पैसे, मैनेजमेंट का ताल्लुक पैसे से चले जाता है। वो क्या सही साथ उसको मैनेज कर पाते हैं, या फिर सामाजिक गणित को मैनेज कर पाते हैं, वो क्या किस तौर, या फिर असंतुष्टों को मैनेज कर पाते हैं? राजनीतिक कुशलता का आशय यहाँ पे दो तरह से है। एक तो कांग्रेस में यहाँ फूट दिखाई देती है। अब ये उनकी योग्यता है कि वो उन लोगों को एक जाजम पे कैसे बिठा पाते हैं। दूसरा ये है कि कई बार जो मुद्दे या जो विषय वो उठा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना को वो फोकस कर रहे हैं,
कई जगह से इस तरह की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि कोरोना का समय अब जा चुका है, उसको वापस उस पर चर्चा करना भी कहीं ना कहीं उचित अनुचित के सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। ये कोरोना की जो बात है, मैं कल और भी जगह पे था, जैसे बुरहानपुर था, राऊ था, मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ, मैंने कहीं पर ये मुद्दे में कोरोना का वो जिक्र नहीं सुना जनता के ज़रिए, जबकि इस बार एक ऐसी महामारी और उसमें सरकार का इतना बड़ा फेलियर था कि वो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वैसे होता है अमूमन दुनिया में, जहाँ महामारी के बाद चुनाव होते हैं सरकारें पलटती है। यहाँ ऐसा क्या है कि कोरोना को लोग भूल गए, मतलब मुझे लगा ऐसा। वो आपको लगता है कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, कोरोना निश्चित तौर से बड़ा मुद्दा था। हाँ। और ये सेकंड लहर देवास के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा कष्ट का जो समय था। बिल्कुल। लेकिन यदि बौद्धिक स्तर पर देखा जाए तो वो एक बुरा समय था जिसको अब जनता भूलना चाहती। और यदि आप राजनीतिक पटल पे उसको वापस लाके उसके ऊपर राजनीति करने के लिए तैयार हैं तो ये भी कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर बड़े सवाल। असल में क्या, हम हिंदुस्तानी बहुत आशावादी होते हैं जी। हम अपने उस बुरे समय को भी भूलना चाहते हैं, और जब बुरे समय को भूलते हैं तो उस समय की सरकार की भूलों को भी भूलना चाहते हैं। जहाँ तक मैंने सोचा। जी भाई साहब, आपसे मुलाकात हुई, आप देखिए लपेटा पे जो कमेंट करते हैं, काफ़ी आप बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल जबरा फैन है। नहीं, अच्छी खबरें आती है तो उस पर साथ देना और साथ रहने का प्रयास करते हैं हम। जी, तो एक बात बताइए, क्या अगर ये बात करते हैं चुनाव के माहौल की, हम निकले हैं यहाँ पर, तो कौन से मुद्दे रहते हैं यहाँ पे? बड़े मुद्दे प्रभावित करेंगे या स्थानीय मुद्दे प्रभावित करते हैं चुनाव को? देवास में सबसे बड़ा मुद्दा तो शिक्षा है, जिसके लिए हमें 35 किलोमीटर दूर परिवहन कर जाना पड़ता है, और महंगी शिक्षा के लिए हमें हमारे जितने भी पालक हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनको हमको महंगी शिक्षा दिलाना पड़ती है, जिसके लिए हमारे यहाँ के विधायकों द्वारा कभी भी स्थायी प्रयास करने के लिए कोई पहल ना तो राज्य सरकार से करी है ना केंद्र सरकार से करी है। उच्च शिक्षा के लिए हमें दूसरे जिलों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। क्या कारण है, मतलब क्या यहाँ लगातार सरकार भी रही, जिनकी सरकार रही उनके ही विधायक रहे? फिर भैया यहाँ पर क्या है, एक तो जो हमारा देवी अहिल्या परिक्षेत्र और विक्रम यूनिवर्सिटी परिक्षेत्र की जो लड़ाई है, पहले हम इंदौर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए थे देवास, अब हम उज्जैन लोकसभा क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो अधिकांश लोगों का कहना यह है कि देवी अहिल्या में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी है, उसमें अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें ज़रूर कॉम्पिटिशन एग्जाम में और अन्य शिक्षा के क्षेत्र में उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए हम 60,000 रुपये प्रति साल के पैकेज पे बस की सुविधा से हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए हम बाध्य होते हैं। अगर वही कैंपस यूनिवर्सिटी बदला जाए और वही कैंपस के अगर जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाकर अगर इन्वेस्टमेंट कराया जाए तो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति देवास से मिलेगी आपको आने वाले समय में। बाबा दिघे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पुराने परिचित भी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। बाबा साहब, आपने तो बहुत लंबे समय से देवास को देखा, सियासत को देखा, बिल्कुल निर्मोही जैसे हो गए, आपके चेहरे के भाव भंगिमा ऐसी दिख रही है। ये क्या बदलती लगती है इसकी, चुनाव औपचारिकता लगता है? चुनाव तो औपचारिकता ही है, कोई भी आए कोई भी जाए, जो स्थिति बनी है वैसे बनी रहेगी आगे भी, क्योंकि कोई प्रयास करता नहीं है इसे सुधारने का। और आगे भी जो है इन लोगों का अपना रवैया ढील मिल रहा है, मतलब राजनीतिक, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मगर उन लोगों को थोड़ा जनता को भी आवाज़ उठाना पड़ेगी कि अपने को वास्तविक करना क्या है, देवास में क्या चाहिए। जैसे भाई जी ने भी बताया, मतलब कि इसमें क्या क्या कमी है, क्या है क्या नहीं। कमियां तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर एक प्रयास करना वो सबसे बड़ी बात है। अगर प्रयास का फल निश्चित मिलेगा, अगर नीक प्रयास किया गया तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, आगे भी आज भी यही चल रहा है, वो भी कल भी वही चलेगा जैसा चलेगा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, एक बात बताइए, आप कल दौरे पर भी थे, मैं वहाँ पर भी आऊँगा, लेकिन सवाल ये है, ये फ़र्क है इस चुनाव में। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं कर पाए शिवराज सिंह चौहान को, ताकि सरकार विरोधी भावना, एंटी इनकम्बेंसी हावी ना हो जाए। दूसरा, पूरी कोशिश है कि हर हाल में ये कोशिश है कि लाडली बहना योजना के 3,000 रुपये हमें झोली भरकर वोट दिला दें, हम जीत जाएं। दोनों पार्टियों ने इस बार जमकर फ्री रेवड़ी बांटने की घोषणाएं की हैं। कल कमलनाथ तो ये भी कहेंगे कि मैं बेरोज़गारों को 3,000 रुपये महीना भी दे दूंगा। तो बहनों को 1,500 रुपये महीने, बच्चों को 1,500 रुपये महीने, अब बेरोज़गारों को 1,500 रुपये महीने, यानी ये स्थिति है। अब आपको ये ज़मीन पे लगता है कि ये सब चीज़ें काम कर रही है? अभी तक मैंने जितनी बात की उसमें मुद्दे दूसरे थे, तो क्या ये मुद्दे हावी होंगे या लोकल मुद्दे हावी होंगे? उसके बीच में जाति का गणित भी आ गया। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी
थी और है, ये तो जाहिर होता है। आप भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं लपेटा के माध्यम से, तो आपको भी महसूस हो रहा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं कहीं है। और यही कारण है कि पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। बजाय उसके उन्होंने उनके समकक्ष और सांसदों को टिकट देकर अचंभित कर दिया पूरे मध्य प्रदेश को। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि इसमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पहली बात तो ये कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन झंडा बरदार में कौन विजयी होगा। दूसरी बात ये कि आज ही एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आया कि 3.31 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन सब योजनाओं में घालम पेल करके जनता के मत्थे मढ़ दिया गया है। तो सरकार किसी की भी बने, उसकी चटनी बनाना तय है। आज से 3 महीने 4 महीने पहले निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा हावी थी, लेकिन इन घोषणाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उसके समकक्ष फिर से लाके खड़ा कर दिया। जनता को इस तरह की लोक लुभावनी घोषणाओं के माध्यम से अकर्मण्य बना रहे हैं ये लोग। फोकट के पैसे दे देकर अकर्मण्य बना रहे हैं ये लोग। इसके बजाय शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे अगर ये पैसा लगाते तो आम जनता के दीर्घकालिक ये काम होते। जैसे देवास में शिक्षा की बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि 35 किलोमीटर दूर, कोई बहुत दूर नहीं है इंदौर देवास, ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। फिर यहाँ का क्या मुद्दा है? अच्छा, जल समस्या क्या है? मैं जब मेरी पढ़ाई यहाँ पे हुई, जब यहाँ थे हाँ, तब तो टैंकरों से दिन में पानी एक बार आया करता था। और इस देवास की सुधी जनता का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उसके बाद भी ये कभी सड़क पे नहीं आई कि हमको 15 दिन पानी नहीं मिलता है। 5-5 फीट नीचे गड्ढे में से पानी उलीच कर उन्होंने पीने की कोशिश की है। पर शने शने यहाँ के राजनीतिक लोगों का ज़मीर जागा और कभी ट्रेन से पानी आया, कभी काय से आया, लेकिन आज हमको एक दिन छोड़ के पानी मिल रहा है, वो भी प्रतिदिन नहीं मिल रहा है, एक दिन छोड़ के मिल रहा है। मैं दोनों पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देवास की तरफ से कि कम से कम पानी से हम सुखी हुए। अगर ये समय पे मिल जाता तो यहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आज और ज़्यादा समृद्ध होता और उस समृद्धता के कारण यहाँ पर रोजगार के अवसर सुलभ होते। आज हमारा युवा यहाँ पर ऐसा भटक नहीं रहा होता। जिस तरीके से यहाँ पर कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं वो नहीं होते अगर समय पे पानी मिल जाता। ये पानी के कारण है कि हमारे रोजगार दम तोड़ते गए और हम बेरोजगार होते गए, हमारा युवा बेरोजगार होता चला गया। इसी तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, हॉस्पिटल बहुत बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमें इंदौर का मुंह देखना पड़ता है। यहाँ पर मतलब एक बात भैया, ये क्या मतलब, अगर यहाँ पे भाई जो गायत्री राजे विधायक है और उनका परिवार 30 साल से है, तो वो इस तरफ ध्यान देता है, विकास की तरफ देता है? क्योंकि मैंने कई जगहों पर देखा कि वो महल की एंट्री सियासत में जहाँ होती है तो वोट को कॉम्प्लीमेंट्री भी समझा जाता है कि हम तो राजा है, हमको देना ही है साहब। मैं आपसे प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ। विकास की परिभाषा क्या है? विकास सड़क, बिजली और पानी? विकास की परिभाषा जब हम देखते हैं डेवलपमेंट की तो हम सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं 5 चीज़ों के पैमाने मानता हूँ। लेकिन इसमें से एक आम जनता को सुलभता से क्या स्वीकार्य है, क्या मिल रहा है पूरे भरपूर समझ? यहाँ पर ब्रिज बने 2, बनना कहाँ थे, बना कहाँ दिए गए? हाँ, वो मैंने सुना कि वो खसका दिया, फ्लाईओवर खसका दिया, लेकिन पेपर पे आज भी वो वहीं है जहाँ होना चाहिए था। अच्छा, तो ये विसंगतियाँ विकास की इस शहर को 2 महानगरों के बीच में पीसता हुआ नजर आती है। ये मतलब इंदौर पास में है, उज्जैन पास में है, उनके बीच में देवास है। बिल्कुल। शकील भाई हमारे साथ में है, युवा पत्रकार है, बहुत जोशीले। आप दादा इधर ही खड़े रहिए। जी शकील भाई, दादा इधर ही। जी शकील भाई, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी आप कल दूसरी जगह भी गए थे, खातेगांव भी होकर आए हैं, जिले की स्थिति क्या बनती है अगर हम बात करें देवास की, सोनकच्छ की, खातेगांव की? जी बिल्कुल। पहले देवास में ये हुआ करता था, 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमने देखा कि सोनकच्छ हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी क्योंकि कांग्रेसी कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इस मर्तबा ये हुआ है कि पिछले कुछ महीने पहले भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा है पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और राजनीतिक संत कहे जाने वाले स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के वो सुपुत्र हैं। कांग्रेस ने उन्हें खातेगांव से अपना प्रत्याशी बनाया है और विरोध के बीच वो खातेगांव की जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं।
तो अब देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट भी जाहिर सी बात है हाई प्रोफाइल हो गई, बिल्कुल हो भर की नज़र उस पर निगाह, विरोध भी हुआ था जब वो जैसे झेलना पड़ रहा है कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, जब वो पहली मर्तबा टिकट घोषित होने के बाद में क्षेत्र में गाड़ी पे हमला हो गया, गाड़ी उनके काफिले पर हमला हुआ, गार्ड के साथ में जो उनका पीएसओ था गनमैन, उसके साथ मारपीट की गई, कांच फोड़े गए। तो हालांकि अब ये देखने में आ रहा है जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा है, विरोध कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खातेगांव की राजनीति का आउट किस करवट बैठेगा। एक और ख़ास बात यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अब सोनकच और खातेगांव कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की जीत थी कि दीपक जोशी खातेगांव से चुनाव लड़े, तो क्या अब दिग्विजय सिंह की जीत पर दीपक जोशी वो सीट निकाल पाएंगे? यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ रही है। पहले दीपक भैया को अपने रूठों को मनाना पड़ रहा है, और एक डाउन टू अर्थ जनता के बीच ज़िंदगी जीने वाले आशीष शर्मा से उनका मुकाबला है। और मुद्दे भी काफ़ी बड़े हैं। आप जानते ही होंगे कि नेमावर का जघन्य नरसंहार बिल्कुल नर्मदा मैया से उत्खनन है, आदिवासियों का काफ़ी विरोध जिस पे पूरे मध्य प्रदेश में झेलना पड़ा। अवैध उत्खनन मुद्दा होता है वहाँ पर, मुझे लगता नहीं कि अवैध उत्खनन तो यहाँ से वहाँ तक सब इन्वॉल्व हैं, जितने नेता हैं सबके डंपर चलते हैं। बिल्कुल रेत में तो मैं नर्मदा जी जहाँ से एमपी में शुरुआत होती है, और जब एमपी से गुजरात में नर्मदा जी जाती हैं, वहाँ तक जहाँ जहाँ मैंने देखा है वो सब नेता इन्वॉल्व हैं। ये लोग राजनीतिक नेता अपने आप को मां नर्मदा का अनन्य भक्त जरूर बताते हैं, लेकिन जो जिस तरह से मां नर्मदा को छलनी किया जा रहा है, अवैध रेत का उत्खनन किसी से छुपा नहीं है। और तो और ये जो इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे, यहाँ पर डंपरों से जो अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन करते डंपर, कई लोगों की, राहगीरों की, बेकसूर लोगों की जान जाती, लेकिन सियासतदानों को इसका कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं। दादा बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में आप उस वक्त रहे जब पत्रकारिता का सुनहरा दौर देखा, अब ये दौर भी देख रहे होंगे मन महसूस के। लेकिन एक बात बताइए, आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा लगता है? हाँ सर, अंदेशा तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस हिसाब से घोषणावीर बने हैं शिवराज सिंह चौहान, कहीं ना कहीं आपको अपने आप से डर लगता है, तब आप कहते हैं कि अब दूध ले ले, चाय ले ले, अन्यथा आदमी अपनी धुन में मस्त था। मतलब 1000 और कुछ घोषणाएं कर गए वो अभी में, तो ये उनका भय उजागर करता है। जो तयशुदा सीटें हैं भाई, जैसे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के हैं या शिवराज सिंह चौहान, ये तो अपनी सीट से नहीं हारेंगे, आप किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करो, लेकिन जो अन्य लोग हैं वहाँ यह चीज़ें प्रभावित करती है, वहाँ पे प्रभावित करती है। जी, राहुल युवा है, युवा जर्नलिस्ट है। राहुल, क्या यूथ में कुछ लगता है? क्योंकि इन सब के बीच में युवाओं के साथ में पटवारी परीक्षा होती है, 12 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, आज तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं है, और जो चयनित हुए वो भटक रहे हैं, परीक्षा देने वाले भटक रहे हैं। ये स्थिति जब बनती है तो ये युवा इन सब मुद्दों को देखता है, या चुनाव के हो हंगामे में अपनी सब चीज़ों को भूल जाता है, फिर बाद में रोता फिरता है कि वैकेंसी नहीं निकलती तो भर्ती नहीं होती, भर्ती होती तो भ्रष्टाचार हो जाता है, ये चुनाव के टाइम भूल जाता है? क्या लगता है? जैसे नियुक्तियों की बात हो रही है, तो पटवारी घोटाला आपके सामने है। बिल्कुल, जो लोग ऑलमोस्ट जो भर्तियां निकलती है, उस भर्तियों को टाइमिंग इतना एक्सटेंड कर दिया जाता है कि बेचारे की उम्र ही खत्म हो जाती है एक समय पे। आखिर में उनकी एक जवाबदेही बचती है कि वो युवा नेता बनकर कहीं ना कहीं किसी नेता के पीछे घूमते रहते हैं। इस कारण से रोजगार जो है वो ऑलमोस्ट नीचे चले जाता है। ऐसे लोग जो लोग मतलब डिजर्व नहीं करते हैं, वो लोग आगे पहुँच जाते हैं। तो ये सब चुनाव में इसका असर दिखता है, वोटों में दिखता है कि कहीं नहीं? वोट भी आ गए, अपनी अपनी जाति के हिसाब से दे दिया, समुदाय के हिसाब से दे दिया, जिससे सेटिंग है उसके हिसाब से दे दिया। मेरा वही कहना है सर कि जो लोग बेचारे कुछ नहीं कर पाते, उनको युवा नेता बन के पीछे घूमना मजबूरी है। और वो कहीं नहीं रहते, वो फिर एक जो राजनीति है उसके गलियारे में कहीं ना कहीं आगे पीछे दौड़ते रहते रहे, और उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधेर नगरी में ही पहुंच जाता है। अंधेर नगरी में। देवास में आपको क्या लग रहा है, किसकी, पूरे जिले की बताइए, किसके लिए? जिले में 3-2 का रेशो रह सकता है। 3-2, बीजेपी 3 सीट और भाजपा 2, भाजपा 3 सीट और बीजेपी 2 सीट। भाजपा 2 सीट, 3 सीट और कांग्रेस 2 सीट। कांग्रेस 2 सीट। ऐसा कितना था? 4 कांग्रेस की। इस बार थोड़ा सा माहौल 2 सीटों पे लग रहा है कि जैसे सोनकच है और खातेगांव, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, हाँ रोचक लग रहा है। यही तो बड़ी मेन सीट है। जी बिल्कुल, ये 2 सीट है मेन, बाकी तो बीजेपी के लग रहा है। जी दादा, मोबाइल में देख लिया आपने, बहुत सारा गणित है। सर मैं ना तो मोबाइल चला, तो मेरे बेटे का फ़ोन आया था। जी दादा, और वो खाद के लिए परेशान था, मैंने उसको फ़ोन लगाया। खाद की परेशानी कैसी है? कुछ नहीं है, सोसाइटी हमारे यहाँ के जो बंद है राजोदा की,
और कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो इन्होंने कर्ज माफ़ी का नारा दिया था कि किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ़। हमारे यहाँ मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जब लिस्टें निकाली, जिन किसानों ने कभी सोसाइटी में जाके ऋण नहीं निकाला उनके नाम 2-2 लाख रुपए निकले। और जब सोसाइटी की शिकायत करी तो आज तक उस शिकायत का कुछ भी नहीं हुआ और सोसाइटी पे 11 करोड़ रुपए का गबन है हमारे यहाँ। अच्छा। और जिन किसानों ने आज तक कभी सोसाइटी में खाद नहीं लिया, वो सोसाइटी के किसान वो खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं। तो खाद के लिए मैं आपके सामने आया, जब मैं जिक्र कर रहा था, मैंने देवास से भी सोसाइटी से NPK उठवाया और मैं किसान आदमी हूँ। कांग्रेस की इफको उठाया NPK यूरिया। NPK कांग्रेस का नारा है अभी भी झूठ बोलो। इस बार भी कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का हम कर्जा माफ़ करेंगे। वो 2 लाख के चक्कर में किसान को आत्महत्या करने जैसी स्थिति में इन्होंने मजबूर कर दिया। तो धन्य है शिवराज जी और मोदी जी, जिन्होंने 6-6 हज़ार रुपये दे के उन किसान को जीवित रखा। और 12,000 में क्या होता है? आप भी किसान हो यार दादा, मैं भी खेती करता हूँ। क्या हो रहा है 12,000 में बताओ? 12,000 में 1700 रुपए का NPK आ रहा है, वो भी सब्सिडी के बाद। छोटा किसान अगर 12,000 में से दोनों फसल का, ट्रैक्टर का डीजल और अपनी फसल बो के 12,000 में जिसका फायदा, पहले क्या होता था, सरकार के अंगूठा लगाता था जिसको 12% का ब्याज देना पड़ता था। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ देवास के अंदर आप पूछ रहे हो विकास वर्सेस ही है। मैं आपके मार्फत यहाँ का जो उम्मीदवार है वो आपके सामने जगह जगह कोरोना की बात कर रहा है और कर रहा है कि राज परिवार या जो भी परिवार वो बोल रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से उसको चैलेंज करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदीप चौधरी के जो अपने आप में जो फोटो लगा रखा है, मेरे ताऊ जी रतन लाल जी, उनको देवास की जनता ने हराया था और माननीय स्वर्गीय पवन। पुरानी बात हो गई था ना। अरे अभी इस चुनाव में भी ये प्रदीप चौधरी ऐतिहासिक हार हारेगा, देवास का रिकॉर्ड तोड़ेगा हार में। अच्छा। और वो अपने आप में कोरोना का नहीं, क्या करा कोरोना में लोगों से चंदा ले लेकर भेला करके रोटी बांटी और अपने आप को कोरोना की तारीफ कर रहा है। चलिए जी दादा, आप कुछ बोले। बिल्कुल, आपने अभी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था हमारे उनसे पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से। हम टैक्स जो देते हैं देश के विकास के लिए देते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए देते हैं, स्वास्थ्य के लिए देते हैं, सड़क के लिए, बिजली के लिए देते हैं। लेकिन सरकार उस पैसे को, टैक्स का पैसा इकट्ठा करके, तू 1,000 रुपये ले ले, तू 1,500 रुपये ले ले, तू गेहूँ ले ले, तू चावल ले ले, इन चीज़ों में क्यों बांटना चाहती है? हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्यों नहीं देना चाहती सरकार? सरकार को इसलिए ऐसा लगता है कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट नहीं देते हैं, तो डायरेक्ट पैसे दे दो, उस पर वोट दे देंगे। ये गलत है। गरीब आदमी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और रोजगार चाहिए। अगर किसी के पास रोजगार है तो वो 1 रुपये किलो गेहूँ खाने नहीं जाएगा। सड़े गेहूँ आप खिला दे रहे हो उसको, और उसी परिवार से आप जो है कई गुना टैक्स ले रहे हैं। गैस सिलेंडर आपका 350 का था, 1100 का हो गया। वो आप बोल रहे 1,000 देंगे, 1100 देंगे, 1500 देंगे, क्या अपनी जेब से देंगे? कि जमीन ये चुनाव इसी बात का फैसला करेगा कि आखिर जनता जो वोट है वो फ्री के 3,500 1,500 पे देती है, या काम पर देती है, या रोजगार पर देती है। इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करने, इसी नब्ज को टटोलने और इसी असली बात को आप तक पहुंचाने के लिए दिल लपेटा यात्रा चल रही है। देवास से हम हैं, हमारे चैनल दिल लपेटा और लोकतंत्र दोनों पर आप हमारा ये कवरेज, खास कवरेज लगातार देख सकते हैं। गुजारिश है हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।